नमस्कार, मैं हूं सत्येंद्र व्यंजन। जनचौक अपडेट में आपका स्वागत है। ईरान और इजरायल के बीच चल रही लड़ाई का ताज़ा अपडेट लेकर हम एक बार फिर आपके सामने आए हैं। आज भी कहानी वही है, क्योंकि अब यह पैटर्न बन चुका है 13 तारीख से, जिस दिन इजरायल ने पहला हमला किया ईरान के भीतर में, और उसके बाद उसी रात जो ईरान ने बहुत भीषण जवाब दिया, तब से ये आज तक का पैटर्न यही है कि हर रोज पहला हमला इजरायल की तरफ से होता है। लगातार उनकी तरफ से बम गिराए जाते हैं, मिसाइलें छोड़ी जाती हैं। उनके जो जासूस ईरान के भीतर में पैठ बना चुके हैं वो बम ब्लास्ट करते हैं, ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाते हैं, और उसके बाद ईरान की तरफ से उसका जवाब दिया जाता है। सोमवार शाम इजरायल की तरफ से जो बमबारी ईरान के सरकारी टेलीविज़न चैनल पर की गई, वो नज़ारा दुनिया ने देखा है कि कैसे जब उनकी एक एंकर खबर पढ़ रही थी, उसी समय वहां बम गिरा और वो लाइव अपनी जगह को छोड़कर भाग गई। लेकिन वो 1 घंटे बाद फिर वापस आकर और बिना जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं हो, उन्होंने फिर से खबर पढ़ा, और इस घटना ने दुनिया को बहुत प्रभावित किया है। बल्कि कुछ पश्चिम के तो सोशल मीडिया हैंडल्स पे ये लिखा गया कि जहां ऐसे साहसी लोग हों, अगर उनको ख़त्म करने की बात पश्चिमी देश सोच रहे हैं तो वो एक बहुत बड़ी गलतफहमी में है। खैर, ये तो एक पैटर्न है। कल वो हमले हुए, उसके बाद इस बार ईरान ने जवाब देने में थोड़ी देर की, लेकिन आज सुबह से लगातार ईरान की तरफ से मिसाइलें दागी जा रही हैं। ईरान ने दावा किया है कि उनके टीवी चैनल पर हमला करने के लिए विमान, लड़ाकू विमान इजरायल के जिस अड्डे से उड़ा था, उस अड्डे को ईरान ने नष्ट कर दिया है। इसके अलावा ईरान ने की तरफ से उसी तरह बैलिस्टिक मिसाइलें दागी गई हैं, जो हाइफा से, जो तेल अवीव और देश के अलग अलग हिस्सों में ठिकानों पर जाकर उन्होंने डायरेक्ट हिट किया है। कई जगहों पर आग लग गई है, कई इमारतें नष्ट हो गई हैं। तो कुल मिलाकर ये कहानी वही है जो 13 तारीख से लगातार चल रही है। क्या इसका कोई अंत है? क्या इस लड़ाई को रोका जा सकता है? ये सवाल अब दुनिया में सबसे ज़्यादा इस समय लोगों की चिंता का विषय है, और इसलिए कुछ निगाहें कनाडा के एल्बर्टो प्रांत में जो G7 देशों का शिखर सम्मेलन चल रहा था, वहाँ ध्यान लोगों का लगा हुआ था कि वहाँ क्या होता है। आज वहाँ से अचानक सनसनीखेज खबर आई आज सुबह सुबह, जब ये खबर आई कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कनाडा में चल रही बैठक को बीच में छोड़कर अमेरिका लौट गए हैं। अभी बैठक पूरी भी नहीं हुई और वो अमेरिका लौट गए हैं। जाने से पहले उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर ये पोस्ट लिखा कि मैंने बहुत कोशिश की ईरान को समझाने की, लेकिन वो नहीं समझा, तो अब मैं तेहरान के लोगों से कह रहा हूँ कि वो शहर छोड़कर चले जाएं। जाहिर है इसका संकेत ये था कि वो जब अमेरिका लौटेंगे उसके बाद अमेरिका इस युद्ध में शामिल हो जाएगा, ऐसा फैसला होगा। ये खबर भी आई कि उन्होंने अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा समिति की बैठक बुलाई है, और ये बताया गया कि उस बैठक में मंजूरी दे दी जाएगी अमेरिका के ईरान के खिलाफ युद्ध में शामिल होने की जो बात है उसको। लेकिन जैसा कि ट्रंप के साथ अक्सर होता है कि वो एक दबाव खूब बनाते हैं, माहौल बनाते हैं, लेकिन उसके बाद चीज़ें अलग ढंग से सामने आती हैं। तो अब जो उसके करीब 4-6 घंटों के बाद जो खबर आनी शुरू हुई, उसमें यह बताया गया है कि डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने ईरान से एक बार और बातचीत करने का फैसला किया है। उसमें शायद यह संकेत दिया गया है, उन्होंने ये जिम्मेदारी अपने उपराष्ट्रपति JD वांस और मध्य पूर्व यानी पश्चिम एशिया के लिए उनके जो दूत हैं स्टीव विटकॉफ, उनको सौंपी है कि वो ईरान के नेताओं से संपर्क करें और इसी सप्ताह वो एक मीटिंग फिक्स करें, और उस मीटिंग में ये कोशिश की जाए कि कोई समझौता हो जाए और उस समझौते के तहत लड़ाई रुक जाए। नहीं तो अमेरिका इस युद्ध में शामिल होगा। अमेरिका इस युद्ध में शामिल होगा, ये कहना थोड़ा सा, ये अमेरिकी लोग कह सकते हैं, लेकिन बाकी दुनिया के लिए इस बात का बहुत कम से कम 50% कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अमेरिका पहले से शामिल है। इजरायल जो हमले कर रहा है वो अमेरिकी हथियारों से कर रहा है। इजरायल ईरान की मिसाइलों को जो रोक रहा है, इंटरसेप्ट कर रहा है, वो अमेरिकी सिस्टम से कर रहा है, ब्रिटिश सिस्टम से कर रहा है। और जब से ये लड़ाई शुरू हुई है पिछले 5 दिनों से, अमेरिका ने ये सारे उपकरण और हथियार और ज़्यादा उनको मुहैया कराए हैं। तो अमेरिका वहाँ शामिल है। सवाल यह है कि क्या अमेरिकी फ़ौजी खुद इसमें शामिल होंगे या नहीं, बस इतना सवाल है। और यही फ़ैसला अमेरिका को करना है।
जिसमें कि ईरान ने कह रखा है कि अगर अमेरिका ये फ़ैसला लेता है तो पश्चिम एशिया में उनके जितने भी अड्डे हैं, और बहुत सारे अड्डे हैं, सऊदी अरब में, यूएई में, कतर में, जॉर्डन में और इजराइल तो है ही, इसके अलावा सीरिया में, इराक में, इन सब जगहों पे जो अमेरिकी अड्डे हैं उसमें कोई भी सुरक्षित नहीं रहेगा। ईरान उन सबको निशाना बनाएगा। इसके अलावा अगर ये युद्ध का दायरा और फैलता है तो ईरान होर्मुज जलडमरू मध्य, जहाँ से दुनिया का 20% व्यापार गुजरता है, यानी जहाज़ गुजरते हैं जो सामान लेकर जाते हैं, दुनिया में जो कुल व्यापार होता है उसमें 20% परिवहन उसका जो है वो होर्मुज जलडमरू मध्य से होता है, जो ईरान का इलाका है। ईरान की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के बीच में जो बहुत पतली सी संकरी सी जगह है, जलडमरू मध्य वही होता है, स्ट्रेट जिसको कहते हैं, तो वो उसको बंद कर देगा, जिसका कि बहुत ही ज़्यादा नुकसानदेह असर सारी दुनिया पर होगा। और अब ऐसी खबरें हैं कि ईरान उसकी तैयारी भी कर रहा है कि जैसे ही अमेरिका इसमें शामिल होगा वो ये कदम उठाएगा। तो अमेरिका युद्ध में शामिल है, वो प्रत्यक्ष रूप से शामिल होता है, यानी ये सवाल है, अगर ये वो शामिल होता है तो उसके बाद यह युद्ध एक अलग धरातल पर चला जाएगा। फिर सवाल यह आएगा कि क्या जो चीन और रूस की उसमें क्या भूमिका होती है। ये तो बात पहले से चर्चा में रही है कि ईरान का जो लीडरशिप है उसने कुछ दुविधा दिखाई। रूस के साथ उनका जो एक स्ट्रेटजिक समझौता हुआ था, जिसको कि रूस ने अप्रैल में ही मंजूरी दे दी, इन्होंने मंजूरी को टाल कर रखा। रूस उसमें वो प्रोविज़न डालना चाहता था जो उसने नॉर्थ कोरिया के साथ अपने समझौते में डाला है, जिसके तहत नॉर्थ कोरिया और रूस के समझौते में ये प्रावधान है कि अगर किसी एक देश पर हमला होता है तो दूसरा देश उसे अपने ऊपर हमला समझेगा, यानी वो भी उसमें शामिल होगा। यह प्रस्ताव रूस ईरान के साथ समझौते में भी डालना चाहता था, लेकिन ईरान के लीडरशिप ने इसे स्वीकार नहीं किया और उन्होंने जो बाकी समझौता हुआ उसको भी लटका के रखा। कल रात में उन्होंने संसद का स्पेशल सेशन बुलाकर उसको मंजूरी दी है। तो ये सारे जो कमियां ईरान के लीडरशिप में रहीं, सरकार में रहीं, अब उनको काफ़ी उसका नुकसान हुआ है, और लेकिन अब वो उन्होंने उस समझौते को मंजूरी दे दी है। सवाल यह है कि ये लड़ाई सिर्फ ईरान और इजराइल की है ही नहीं, यह भी नहीं है कि इसमें अमेरिका और ब्रिटेन या पश्चिमी देश शामिल होते हैं या नहीं। ये लड़ाई जो है ये एक पूरी दुनिया में जो शक्ति संतुलन है, जिसमें बहुत तेज़ी से बदलाव आ रहे हैं। सवाल यह है कि क्या पश्चिमी देश उस बदलाव को रोकने में सफल होंगे, या इस बदलाव के जो सूत्रधार हैं, चीन है, रूस है, ईरान है, कुछ अन्य देश हैं, वो उस प्रक्रिया को जारी रख सकेंगे। और ये सारी बात आकर टिक गई है ईरान का क्या होता है इस युद्ध में। तो सवाल है कि ये जो एक मोर्चा है ईरान का, क्या उसको गिरने देंगे, उसका पतन होने देंगे रूस और चीन, या वो उसमें कोई निर्णायक हस्तक्षेप करेंगे उस स्थिति में जब अमेरिका इजराइल की तरफ से युद्ध में कूद पड़ेगा। और अगर आने वाले दिनों में रूस या चीन ने ऐसा कोई फैसला किया तो ये युद्ध विश्व युद्ध में परिवर्तित हो सकता है। यही आशंका इस समय दुनिया पर मंडरा रही। बाकी तो ईरान में जो हमले हो रहे हैं, इजराइल में जो हमले हो रहे हैं, वो अब जैसा कि हमने आरंभ में कहा, वो तो एक पैटर्न का रूप ले चुका है। ये बहुत साफ है कि अगर ये लड़ाई इसी ढंग से चलती रही तो इजराइल का अस्तित्व खतरे में है, और इजराइल का अगर पतन होता है तो ये पूरे पश्चिम एशिया में जो G7 है, जो पश्चिमी देश हैं, उनका एक तरह से पश्चिम एशिया में उनका दबदबा ख़त्म हो जाएगा। तो वो उनके लिए भी ये बहुत मुश्किल है कि वो ऐसा होने दें। तो सवाल है कि वो क्या वहाँ कूदते हैं, और वो कूदते हैं तो अपने मोर्चे को बचाने के लिए चीन और रूस आते हैं। यह सवाल सबसे बड़ा इस समय है। दूसरा रास्ता यह है कि यह लड़ाई किसी तरह थम जाए, रुक जाए, जो स्टेटस को है वो बहाल हो जाए।
और ये हो पाएगा या नहीं, यह शायद इससे तय होगा कि अगर अमेरिका की तरफ से बातचीत की जो ये कोशिश की जा रही है, ईरान उस पर राज़ी होता है, तो अमेरिका की तरफ से क्या प्रपोजल आता है और क्या वो प्रपोजल ईरान को स्वीकार्य होता है या ईरान की कुछ शर्तों को मानने के लिए पश्चिमी देश तैयार होते हैं। तो आने वाले 2-4 दिन बहुत ही निर्णायक हैं, देखना होगा कि इसमें क्या होता है। हम फिर आएंगे आपके सामने अगला अपडेट लेकर। आज बस इतना ही। आप सबको मेरा नमस्कार।